दोस्तों आखिरकार नेपाल छोड़कर भाग गया है ओली और कहां गया है अब तक पता नहीं है। नेपाल की चीन समर्थित सरकार गिर चुकी है, लेकिन हिंसा थमने का नाम अभी तक भी नहीं ले रही है। जेन जी आंदोलनकारी कह रहे हैं कि हिंसा हम नहीं फैला रहे हैं और वो शांति की अपील कर रहे हैं। तो फिर आखिर हिंसा फैला कौन रहा है नेपाल में? आखिर कौन है वो लोग जो सड़कों पर नेपाल में हथियार लेके गोलीबारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहले श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, अब नेपाल। अब आगे किसका नंबर आएगा दोस्तों एक कहावत है, जैसा बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे। नेपाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई है, तख्ता पलट हो चुका है और इस समय हिंसा और अराजकता से जूझ रहा है पूरा नेपाल। प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। जितनी भी सरकारी इमारतें रही हैं, प्रधानमंत्री आवास हो, राष्ट्रपति भवन हो, संसद भवन हो, सबको फूंक दिया गया है। सरकार से समर्थित नेताओं के घरों पर हमले हुए हैं, भीषण हिंसा हुई है, लगभग 20 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है केपी शर्मा ओली, जो पिछले अपने पूरे कार्यकाल में चीन से गलबैयां करता घूम रहा था, भारत विरोधी माहौल खड़ा कर रहा था, लेकिन ना तो जनता पे ध्यान दिया, ना सरकार पे ध्यान दिया और नतीजा सबके सामने है। दरअसल पूरे साउथ एशिया में एक पैटर्न सा बन गया है, जिसकी शुरुआत श्रीलंका से हुई थी, उसके बाद बांग्लादेश का नंबर आया और अब नेपाल में हालात यही है। देश करप्शन से जूझता रहता है, नेता बिल्कुल बेपरवाह हुए विदेशों में संपत्ति अर्जित करते रहते हैं और अंत में होता यह है कि छात्रों का एक बड़ा वर्ग सरकार के खिलाफ खड़ा होता है, आंदोलन शुरू होता है और सरकार का तख्ता पलट हो जाता है। दोस्तों अगर इस पूरी टाइमलाइन के ऊपर हम नजर डालें तो शुरुआत इसकी श्रीलंका से 2022 में हुई थी, जहां छात्रों ने एक आंदोलन शुरू किया था, अरागलिया। और यह आंदोलन था वहां के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके परिवार के प्रति। युवाओं का आरोप था और खासकर पूरी जनता में इस बात को नाराजगी थी कि राजपक्षे के नेतृत्व के अंदर श्रीलंका बर्बाद हो गया है। सिर्फ और सिर्फ आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जनता सड़कों पर उतरी, यूथ, खासकर युवाओं ने, जो कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने वाले युवा थे, उन्होंने मोर्चा संभाला, तख्ता पलट हो गया। इसके बाद में कुछ ऐसी स्थिति बांग्लादेश में देखने को मिली। यहां पर बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ युवाओं का और इस प्रदर्शन को नाम दिया गया जुलाई क्रांति या जेन जी क्रांति। और अंत में हुआ यह कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो गया। पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। अब तीसरा नंबर आता है नेपाल का, कि नेपाल में आंदोलन वही युवा शुरू करते हैं, हथियारबंद गिरोह उसके बाद में आगे आ जाते हैं, सरकार का तख्ता पलट हो जाता है और अब भविष्य क्या होगा नेपाल का, यह अभी पता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों इन तीनों देशों के अंदर लगभग एक ही तरीके से यह क्रांति हुई है, या हम कहें कि आंदोलन हुआ है। तख्ता पलट करवाया गया सरकार का और उसके लिए युवाओं का आंदोलन खड़ा किया गया। लेकिन जैसे ही सरकार का तख्ता पलट होकर नई सरकार बनने की स्थिति बनी, वो सारे आंदोलनकारी युवा आज नेपथ्य में चले गए। ये आंदोलन किस तरीके से तेजी से खड़ा हो रहा है और कैसे अचानक शांत हो जाता है, इसके पीछे कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अमेरिकन डीप स्टेट का चर्चा या जिक्र हम कह सकते हैं बार बार इसको लेकर होता रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रीलंका चीन के नजदीक जा रहा था, तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश के अंदर जो वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी शेख हसीना ने अमेरिका के साथ में समझौते से इनकार किया, वो चीन जाके आई, उसके बाद उनका भी तख्ता पलट हो गया। केपी शर्मा ओली तो पहले से ही चीन का जबरदस्त समर्थक था और हाल ही में एससीओ समिट में चीन जाकर भी आया था और उसके बाद में उसका तख्ता पलट हो गया। तो पूरी तरीके से समझा जा सकता है कि किस तरीके का खेल हो रहा है। लेकिन कारण क्या है? कारण वही है दोस्तों की सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बुरी तरीके से उनका प्रशासन फेल हो रहा है, लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो नतीजा, यूथ सड़कों पर उतरता है, आंदोलन करता है और तख्ता पलट कर देता है। अब यहां समझने वाली बात दोस्तों यह है कि ये आंदोलन किस तरीके से चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से इन आंदोलनों को प्रेरित किया जा रहा है। क्योंकि नेपाल में जो कुछ भी पिछले 3 दिनों से हो रहा है और जेन जी क्रांति का इसको नाम दिया गया है, तो जेन जी प्रदर्शनकारियों ने तो अब बाकायदा बयान जारी करके ये कह दिया है कि नेपाल में जिस तरीके की हिंसा हो रही है, उस हिंसा में हमारा या हमारे लोगों का हाथ नहीं है। और उन्होंने अपने साथियों से अपील भी की है कि वो सड़कों से हट जाएं। उनका उद्देश्य केपी शर्मा ओली की सरकार का तख्ता पलट था, सरकार ने इस्तीफा दे दिया है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हिंसा हो रही है, जबरदस्त लूटपाट हो रही है, हथियारबंद लोग सड़कों के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जेलें तोड़ दी गई हैं, अपराधियों को भगा दिया गया है, पुलिस के हथियार लूट लिए गए हैं। जेन जी प्रदर्शनकारी कह रहे हैं ये हम नहीं कर रहे हैं। तो आखिर कर कौन रहा है? कुछ इसी तरीके की तस्वीरें बांग्लादेश में दिखाई दी थी, कुछ इसी तरीके की तस्वीरें श्रीलंका में भी दिखाई दी थी। तो दोस्तों अब आगे का नंबर किसका है?
पूरे साउथ एशिया के अंदर कुछ इसी तरीके से घटनाक्रमों को अंजाम दिया जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? केपी शर्मा ओली की सरकार गिरना जरूरी था, क्योंकि जनता की जन भावनाओं का जो आदर नहीं करेगा उसे सत्ता से जाना पड़ेगा, उसे सत्ता को छोड़ना पड़ेगा। सत्ता में वो बने नहीं रह सकता, क्योंकि जनाक्रोश एक ऐसी चीज है जब वो सड़कों पर दिखाई देता है तो अच्छों का तख्ता पलट हो जाता है। लेकिन उसके बाद की तस्वीर जो है वो संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। बांग्लादेश में भी इसी तरीके की काम हुआ। शेख हसीना के जाने के बाद में भी जबरदस्त हिंसा होती रही, लूटपाट होती रही, अल्पसंख्यकों को टारगेट बनाया जाता रहा। अब नेपाल के अंदर भी पिछले 24 घंटों से कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। हम उम्मीद यही करेंगे कि जेन जी जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं, और हम ये कल्पना करते हैं क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध किसी सरकार के भरोसे नहीं है। भारत और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं, सदियों से आपस में दोनों देशों के बीच में रिश्ता रहा है। तो भारत की हर गतिविधि नेपाल को परेशान कर सकती है और नेपाल की हर गतिविधि भारत को परेशान कर सकती है। तो हर भारतवासी ये चाहता है कि नेपाल के अंदर एक अच्छी सरकार का गठन हो। जेन जी आंदोलनकारियों ने जिन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया, उन सभी मांगों को सरकार माने भी, एक अच्छी सरकार बने जो जन भावनाओं का ध्यान रखे, भ्रष्टाचार से दूर रहे। लेकिन जिस तरीके का अराजक माहौल नेपाल के अंदर बन गया है उसे दूर करना भी वहां के जेन जी प्रदर्शनकारियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें अगर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ता शामिल हो गए तो यह स्थिति और बिगड़ सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट विकास शर्मा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।